ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान के सभी भाग, सभी अनुच्छेद और सभी अनुसूचियों का नाम आपने याद कर लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए संविधानवाद। संविधानवाद। ठीक है, संविधानवाद। तो संविधानवाद क्या है? संविधानवाद का अर्थ है संविधान की सर्वोच्चता। आ जाइए, संविधान की सर्वोच्चता, शासन की शक्ति की सीमितता, यानी कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती। सरकार संविधान के अनुसार ही काम करने के लिए बाध्य है। सरकार मनमानी नहीं कर सकती। ठीक, संविधानवाद का अर्थ है सरकार के तीनों अंग बनाना। सरकार के तीन अंग कौन कौन से? सरकार के तीन अंग कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बनाना और इन्हें सीमित करना, इन्हें कंट्रोल करना, यही क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है। ठीक, संविधानवाद क्या है? संविधानवाद का अर्थ है संविधान सर्वोच्च है, संविधान सबसे ऊपर है। सरकार की शक्ति सीमित नहीं, सरकार की शक्ति सीमित है, सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? संविधान। और इसी के अनुसार कौन काम करेगी? सरकार काम करेगी। सरकार मनमानी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। जो भी करेगी किसके अनुसार करेगी? संविधान के अनुसार करेगी। संविधान क्या है? नियमों उपनियमों का लिखित दस्तावेज है। इसी के अनुसार कौन चलेगी? सरकार। सरकार के तीन अंग कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के तीन अंग बनाना और इन तीनों को सीमित करना, इन तीनों को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है। ठीक, कितना नोट करो। ठीक, संविधानवाद में लिखते जाइए संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा पॉइंट सरकार की शक्ति की सीमितता, तीसरा सरकार मनमानी नहीं कर सकती, चौथा सरकार के तीन अंग बनाना और उन्हें सीमित करना, उनकी शक्तियों को सीमित करना क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है। हो गया नोट सबका? इसे भाई गजेंद्र समझ में आ रहा है? संविधानवाद का मतलब क्या है? संविधानवाद मतलब है संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान के अनुसार ही हमारा देश चलेगा, हमारी सरकार चलेगी। सरकार मनमानी नहीं कर सकती। सरकार के तीन अंग बनाना, उनकी शक्तियों को सीमित करना ही क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है। ठीक, नीचे लाइन से लिखिए संविधानवाद के उपकरण। संविधानवाद के उपकरण। ठीक, तो संविधानवाद के क्या क्या उपकरण है साथ साथ लिखते जाइए। पहला है विधि का शासन, दूसरा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत,
तीसरा है लोकतंत्र, चौथा मीडिया, पांचवा स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक, इत्यादि। संविधानवाद के उपकरण में क्या क्या लिख सकते हैं? विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, लोकतंत्र, मीडिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक, निष्पक्ष चुनाव। ये सभी क्या है? संविधानवाद के उपकरण है। ठीक, संविधानवाद क्या होता है? संविधानवाद का तात्पर्य है संविधान की सर्वोच्चता। सरकार संविधान के अनुसार ही कार्य करेगी, सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगी। संविधानवाद मतलब सरकार के 3 अंग बनाना और इन तीनों अंगों को नियंत्रित करना, कंट्रोल करके रखना, क्या कहलाता है? संविधानवाद कहलाता है। समझ में आ रहा है सबको ये? ठीक, संविधानवाद के उपकरण में पहला है विधि का शासन। ठीक है, तो विधि का शासन क्या है? विधि के शासन का अर्थ है विधि ही शासक है या विधि की सर्वोच्चता। विधि के शासन का क्या अर्थ है? विधि की सर्वोच्चता। विधि मतलब नियम कानून। विधि के शासन में विधि के समक्ष सभी समान होते हैं। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। ठीक, विधि के शासन का क्या तात्पर्य है? विधि ही क्या करेगी? शासन करेगी। विधि का शासन मतलब विधि यानी कि नियम कानून ही शासन करेगी। विधि का शासन मतलब विधि ही सबसे ऊपर है, विधि ही सर्वोच्च है और विधि के समक्ष सभी लोग समान है, चाहे मैं हूं, आप हो, विराट कोहली हो, नरेंद्र मोदी हो या कोई बाबा हो। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, विधि का शासन मतलब आप अलग से लिख लो, विधि का शासन, विधि के शासन की क्या क्या मान्यताएं हैं। ठीक, विधि के शासन की क्या मान्यता है? विधि की सर्वोच्चता। विधि मतलब नियम कानून। शासन की शक्ति की सीमितता, शासन की शक्ति की सीमितता। ठीक, और विधि के समक्ष समता। ठीक, इत्यादि। तो विधि का शासन क्या है? विधि के शासन का तात्पर्य विधि ही सर्वोच्च है, शासन या सरकार की शक्ति सीमित है। ठीक, विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। समता मतलब समानता लाना। समझ में आ रहा है सबको? ठीक, विधि के शासन की क्या क्या मान्यताएं हैं? विधि की सर्वोच्चता, शासन की शक्ति की सीमितता, विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के समक्ष, विधि के सामने सभी लोग समान हैं। हो गया नोट सबका? ठीक है, अब इसमें दूसरा देखते हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा लिखिए, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को किसने दिया है? फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। यह सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। कब दिया? 1748 में। ठीक, इसके अनुसार सरकार की शक्तियों को 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, विधायिका, कार्यपालिका, इसके बारे में बताया था परसों, और तीसरा है न्यायपालिका। शक्तियों को तीनों के बीच स्थानांतरित कर दिया जाता है। किनके पास शक्तियां होती है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार विधायिका क्या करती है? बताते जाइए। विधि बनाती है,
या कानून बनाती है। कानून कौन बनाता है? विधायिका। ठीक, कार्यपालिका क्या करती है? इस सिद्धांत के अनुसार कानूनों को लागू करती है, एग्जीक्यूट करती है, क्रियान्वयन करती है। ठीक, न्यायपालिका क्या करती है इस सिद्धांत के अनुसार? ठीक, ये जो कानून बना है ये संविधान के अनुसार है या नहीं है, ये जांच करती है। किसका काम है जांच करना? न्यायपालिका का। समझ में आ रहा है? ये सिद्धांत किसने दिया है? फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने 1748 में। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक, विधायिका विधि बनाती है, कार्यपालिका इन विधियों को लागू करती है और न्यायपालिका जांच करती है कि ये विधि या कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। हो गया नोट सबका? ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है कि विधायिका विधि बनाती है, कार्यपालिका इन विधियों को लागू करती है और न्यायपालिका संविधान के अनुसार है या नहीं यह जांच करती है। तीनों अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। विधायिका इन दोनों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कार्यपालिका इन दोनों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, वैसे न्यायपालिका इन दोनों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यही क्या कहलाता है? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी देखे जा सकते हैं, कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे अपवाद देखे जा सकते हैं। जैसे पहला क्या अपवाद देखा जा सकता है? जैसे मैंने अभी क्या बताया कि विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है और कार्यपालिका क्या करती है? इन कानूनों को लागू करती है। ठीक है, ये कानून बनाती है और ये लागू करती है। लेकिन हमारे देश में जो संसदीय व्यवस्था है उसके अनुसार क्या है कि विधायिका के जो सदस्य होते हैं वही मंत्री परिषद के सदस्य बनते हैं। विधायिका का मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। विधायिका को केंद्र में क्या बोलते हैं? संसद। संसद के दो सदन कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। और लोकसभा राज्यसभा से ही क्या बनते हैं भैया? मंत्री। और बहुत सारे मंत्रियों को या सभी मंत्रियों को एक साथ क्या बोलेंगे? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद को हम किस में पढ़ते हैं? कार्यपालिका में। पहले दिन आपको पढ़ाया था, देखिए आप कॉपी कि कार्यपालिका में क्या शामिल करते हैं? सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। ठीक, तो पहला बात क्या हो जाएगा कि विधायिका के सदस्य ही मंत्री परिषद के सदस्य या कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। समझ में आ रहा है पहला पॉइंट? पहले मैंने क्या बताया इसके पहले कि कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन यहीं से तो यही ये आ रहा है ना, विधायिका मतलब लोकसभा राज्यसभा, और लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ही क्या बन रहे हैं? मंत्री बन रहे हैं, यानी कि कार्यपालिका के सदस्य बन रहे हैं। ठीक, पहला अपवाद समझ में आ रहा है सबको? ठीक, दूसरा अपवाद है अध्यादेश। ठीक, जैसे मैंने बताया कि कानून कौन बनाता है? कानून कौन बनाती है? विधायिका। लेकिन कभी कभी कानून कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा बना दिया जाता है, जिसे अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये कब बनाया जाएगा? जब संसद सत्र में न हो। ठीक है, जब संसद सत्र में न हो और किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाना हो, मैं लिखवा दूंगा इसको, है ना, किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगी। यह उसी तरह होती है जैसे संसद द्वारा बनाया गया कानून होता है। समझ में आ रहा है? कानून कैसे बनता है? क्या बताया था? सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? रोज का रोज पढ़ना है। ये सिर्फ एक हफ्ते का है ना, बेसिक चीजें केवल एक हफ्ते तक बताऊंगा, उसके बाद फिर मूवी चालू होगी। अभी क्या चल रहा है? ट्रेलर। समझ में आ रहा है ना?
तो एक हफ्ते तक पूरा बेसिक बताऊंगा संविधान का, उसके बाद भाग एक शुरू करेंगे, है ना। तो कानून कैसे बनता है, सबसे पहले लाया जाता है एक विधेयक, प्रस्ताव, प्रस्ताव को ही क्या बोलते हैं, विधेयक। इस विधेयक को लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा पारित करती, फिर कहा जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही यह विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम या कानून बन जाता है, जिसे पूरे देश में लागू किया जाता है, जिसका पालन करना आवश्यक है। पालन नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक। अब ये जो विधेयक है, ये जो विषय है, ये लोकसभा से कैसे पारित होगी, राज्यसभा से कैसे पारित होगी, यहां पर होगी चर्चा, ठीक। जैसे एक उदाहरण में जो हमेशा देता हूं, आप लोगों को पता होगा जिन लोगों ने पहले पढ़ा है, हेलमेट की अनिवार्यता, हेलमेट की अनिवार्यता विधेयक 2025। ये क्या है भैया, ये विधेयक है। विधेयक मतलब कुछ नहीं, एक कागज का टुकड़ा है जिसमें वो सभी बातें लिखी जिस पर हमें कानून बनाना है। तो हमें कानून किस पर बनाना है, हेलमेट पर बनाना है। हेलमेट को पूरे देश में लागू करना है और पूरी सख्ती के साथ लागू करना है। इससे संबंधित सारा डिटेल इस कागज के टुकड़े में लिखा रहेगा। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे विधेयक, है ना। अब इस विषय पर कहां पर चर्चा चलेगी, लोकसभा में। लोकसभा में कितने लोग बैठे हैं, ये देखो 543 लोग आप लोग हो। आप लोग कौन हो, लोकसभा के सदस्य। तोखन साहब सामने बैठा हुआ है, देख लो, लोकसभा के सदस्य है ना। बृजमोहन अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है। उधर अमित शाह जी बैठे हैं, नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है इधर, समझ में आ रहा है। राज्यसभा के सदस्य इधर बैठे, निर्मला सीतारमण सामने दिखाई दे रही है, सुब्रमण्यम जयशंकर देखो दिख रहा है। क्लियर है। तो इस विषय पर 543 लोग चर्चा करेंगे और चर्चा करके समर्थन देंगे, पारित करेंगे, तो कहा जाएगा राज्यसभा, ठीक। यहां 245 लोग बैठे हुए हैं, इन लोग भी चर्चा करेंगे, पारित करेंगे। समझ में आ रहा है। तो कानून कब बनेगा, जब संसद का सत्र चलेगा। सत्र का मतलब आप बैठक समझिए, है ना। सत्र मतलब बैठक, जैसे अभी बैठक चल रही है, इस क्लासरूम में बैठक चल रही है ना। अब इस विषय पर आप लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद पारित कर देंगे उधर की हमारे तरफ से हाँ है, हम लागू करना चाहते हैं। इन लोग भी इस विषय पर चर्चा करेंगे और पारित कर देंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, बोलेंगे हाँ हम भी चाहते हैं कि ये देश में लागू हो। फिर मेरे पास आएगा, मैं राष्ट्रपति हूं, मैं साइन करूंगा, क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। फिर उसे क्या लिखेंगे, हेलमेट की अनिवार्यता अधिनियम 2025। विधेयक की जगह क्या हो जाएगा, अधिनियम। अगर 2025 में साइन करूंगा 2025, 26 चला जाएगा तो 2026 लिखेंगे। क्लियर है सबको। तो अधिनियम क्या होता है, संसद के दोनों सदनों से विधेयक को पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है। समझ में आ रही है, ठीक। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कानून कौन बनाता है, विधायिका। कानून कौन बनाता है, विधायिका, ठीक। लेकिन अगर सत्र ना चल रहा हो, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र ना चल रहा हो, तो डायरेक्ट कानून बना दिया जाता है मंत्री परिषद की सलाह से। किनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, जिसे क्या कहा जाता है, अध्यादेश। तो ये क्या हो गया, अपवाद हो गया, ठीक है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में क्या बताया कि कानून कौन बनाता है, विधायिका। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि कानून कौन बना रहा है, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति। तो यह अपवाद हो गया शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। ये सब मेंस में आता है ना, सीजीपीएससी मेंस में ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट सबको क्लियर है, ठीक। वैसे ही तीसरा अपवाद भी है, तीसरा है प्रत्यायोजित कानून। प्रत्यायोजित कानून, प्रत्यायोजन का मतलब है अपने काम को नीचे वाले अधिकारी को या अधीनस्थ अधिकारी को सौंप देना, ठीक। जैसे शिवम भाई बन जाएंगे तहसीलदार, अब उनके घर में शादी है, जाना जरूरी है, घर की शादी है, तो अपने काम को किसी अधीनस्थ अधिकारी को सौंप के जाएंगे। इसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यायोजन। ये लोक प्रशासन नाम के सब्जेक्ट में पढ़ोगे, मेंस में आता ही है ना। तो प्रत्यायोजित कानून यहां पर क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया में जो नियम होते हैं और नियम के भीतर और नियम होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, उपनियम, ठीक। छोटी छोटी जो बारीकियां होती है, इसको बनाने में स्थायी कार्यपालिका मदद करती है। अब यहां पर स्थायी कार्यपालिका क्या है, स्थायी कार्यपालिका मतलब है नौकरशाह। स्थायी कार्यपालिका मतलब नौकरशाह, ठीक। नौकरशाह मतलब आप लोग जो बनने जा रहे हो, ब्यूरोक्रेसी मतलब IAS, IPS, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, इन लोग की बहुत बड़ी भूमिका होती है
नियम कानून बनाने में। ठीक, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कानून कौन बनाता है? विधायिका। लेकिन कानून बनाने की प्रक्रिया में मदद कौन कर रहा है? स्थायी कार्यपालिका नौकरशाह। तो ये भी अपवाद हो गया शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। ठीक, वैसे ही और भी अपवाद है। न्यायाधीश निर्मित कानून, न्यायाधीश निर्मित कानून चौथा देख लेते हैं। न्यायाधीश निर्मित कानून एक साथ फिर लिखाऊंगा, 4 पॉइंट करवा के मैं एक साथ लिखाऊंगा चारों को। न्यायाधीश निर्मित कानून, कानून कौन बनाता है? विधायिका। लेकिन न्यायाधीश भी कानून बना सकती है। ठीक है, ऐसे कई एग्जाम्पल है, ऐसे कई विषय जिस पर डायरेक्ट न्यायाधीश ने क्या किया है? कानून बनाया है। ठीक है, तो जैसे एक विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन आप आगे चलकर पढ़ोगे, मेंस में पढ़ोगे डिटेल्स इसके बारे में। विशाखा गाइडलाइन 1997 सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। यह कानून के रूप में नहीं था उस समय, है ना। अब ये इसमें क्या लिखा हुआ है? महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। फिर आगे चलकर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम सरकार ने पारित किया 2013 में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसे लागू कर दिया, कब? 1997 में। लेकिन सरकार ने या विधायिका ने इसे अधिनियम के रूप में कब लागू किया? 2013 में। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कानून बना सकती है। ठीक, समझ में आ रहा है? इसी के अंदर एक हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 142, पूर्ण न्याय, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकती है पूर्ण न्याय। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे न्यायपालिका वाले चैप्टर में। इतना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कानून के बनते तक या कोई कानून यदि अस्तित्व में ना हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गाइडलाइन जारी कर सकती है, कोई नियम जारी कर सकती है, और उस आदेश को मानने के लिए बाध्य भी कर सकती है। तो इसे क्या कहा जाता है? न्यायाधीश निर्मित कानून। क्लियर है सबको? चलिए अपवाद में लिखिए पहला पॉइंट। ठीक, अपवाद में लिखेंगे पहला पॉइंट, विधायिका के भीतर से ही मंत्री परिषद का चयन किया जाता है। विधायिका के भीतर से ही विधायिका के भीतर से ही मंत्री परिषद का चयन किया जाता है। विधायिका के भीतर से ही मंत्री परिषद का चयन किया जाता है। विधायिका के भीतर से ही मंत्री परिषद का चयन किया जाता है। विधायिका क्या है बताइए? विधायिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में कितने सदस्य हैं अभी? 543। राज्यसभा में कितने हैं? 245। उन्हीं में से ही मंत्री बनाया जाता है, उन्हीं में से ही मंत्री बना रहे हैं। ठीक, तो यह अपवाद हो गया शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का। दूसरा लिखिए अध्यादेश। अपवाद में दूसरा पॉइंट है अध्यादेश। इसमें लिखेंगे जब संसद सत्र में हो तभी कानून बनाया जा सकता है। जब संसद सत्र में हो तभी कानून बनाया जा सकता है। जब संसद सत्र में हो तभी कानून बनाया जा सकता है। किंतु सत्र में न हो तो, किंतु सत्र में न हो और किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाना हो, किंतु सत्र में न हो और किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाना हो, तो मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। तो मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। तो मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा।
जो कि कार्यपालिका का प्रमुख है। तो मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, जो कि कार्यपालिका का प्रमुख है। कौन है कार्यपालिका का प्रमुख? राष्ट्रपति। ठीक। तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रत्यायोजित कानून। इसमें लिखिए प्रत्यायोजित कानून। पहुंच गए यहां तक? इसमें लिखेंगे कानून बनाने की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में नियम उपनियम या कानून बनाने की प्रक्रिया में नियम उपनियम या तकनीकी बारीकियों को भरने में कानून बनाने की प्रक्रिया में नियम उपनियम या तकनीकी बारीकियों को भरने में स्थायी कार्यपालिका कार्य करती है। स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका कार्य करती है। स्थायी कार्यपालिका कार्य करती है। स्थायी कार्यपालिका में कौन आता है? आईएएस, आईपीएस, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, नौकरशाह। ठीक। चौथा लिखिए न्यायाधीश निर्मित कानून। न्यायाधीश निर्मित कानून। ठीक। इसमें लिखें कानून के बनते तक या कानून के बनते तक या कोई कानून अस्तित्व में न हो तो कानून के बनते तक या कोई कानून अस्तित्व में न हो तो न्यायपालिका गाइडलाइन या नियम जारी कर, न्यायपालिका गाइडलाइन या नियम जारी कर, गाइडलाइन या नियम जारी कर मानने का आदेश दे सकती है। मानने का आदेश दे सकती है। हो गया सबका? समझ में आ रहा है सारी बातें? चलो एक और अपवाद लिखो, पांचवा पॉइंट। पांचवा। ठीक है। जैसे आप आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति वाले चैप्टर में कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, यहां तक कि सत्र न्यायाधीश भी मृत्युदंड की सजा सुना सकती है। मृत्युदंड की सजा कौन सुनाएगा? न्यायाधीश। मृत्युदंड को क्षमा कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक। तो एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या है? ये न्यायपालिका है और ये कौन है? कार्यपालिका। ये सजा दे रही है मृत्युदंड और ये माफ कर दे रहा है। और माफ करने कौन बोल रहा है इसको? मंत्री परिषद बोल रही है। अपने से कुछ नहीं करता है। माफ करने की सलाह कौन देगा? मंत्री परिषद। तो ये भी क्या हो गया? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अपवाद। लिखो पांचवा पॉइंट। न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान। न्यायपालिका द्वारा मृत्युदंड की सजा को, मृत्युदंड की सजा को, न्यायपालिका द्वारा मृत्युदंड की सजा को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान।
ठीक, तो अपवाद समझ में आ रहे सबको। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, किंतु यह पूरा पूरा लागू होता है क्या? नहीं होता। ठीक, अब डॉट लगा के अगला हेडिंग दो, इसी का हिस्सा है। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में नियंत्रण व संतुलन। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में नियंत्रण व संतुलन, इसे कहा जाता है चेक एंड बैलेंस। तीनों के बीच क्या बना हुआ है? बैलेंस बना हुआ है। ठीक, इसे निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। हेडिंग दीजिए, फिर मैं समझाता हूं, उसके बाद मैं लिखाऊंगा बोलकर। हेडिंग हो गया सबका? ठीक, नियंत्रण और संतुलन बना हुआ है तीनों का एक दूसरे पर, इसका इन दोनों पर, इसका इन दोनों पर, इसका इन दोनों पर, नियंत्रण एवं संतुलन बना हुआ है। ठीक, पहला पॉइंट, विधायिका क्या करती है? सरकार का गठन करती है। विधायिका मतलब कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। इसमें से लोकसभा किसका गठन करेगी? सरकार का गठन करेगी। सरकार का मतलब क्या? प्रधानमंत्री और सभी मंत्री एक साथ क्या कहलाएंगे? सरकार कहलाएंगे। सरकार का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री प्लस सभी मंत्रियों को एक साथ हम किस नाम से जानते हैं? सरकार। तो ये सरकार का गठन कौन कर रहा है? लोकसभा कर रही है। ठीक, वैसे ही लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को हम गिरा सकते हैं। समझ में आ रहा है? या सरकार या तो इस्तीफा देगी या लोकसभा का विघटन करवाएगी। विधायिका यानी कि लोकसभा सरकार का गठन करेगी तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर सकता है। ठीक, या लोकसभा को विघटित करवा सकता है। लोकसभा के विघटन का मतलब क्या है? लोकसभा के विघटन का मतलब है लोकसभा का कार्यकाल समाप्त, नया चुनाव। लोकसभा विघटित हो गई मतलब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त, नया चुनाव। ठीक, जैसे अभी केंद्र में कौन है? बीजेपी, गठबंधन की सरकार है। केंद्र में कौन है? गठबंधन की सरकार। गठबंधन का मतलब क्या है? अभी कौन है? बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, इसके अलावा अन्य छोटी छोटी पार्टियां, इनका एक साथ सरकार बना हुआ है। इसे क्या कहा जाता है? गठबंधन की सरकार। ठीक, अब लोकसभा में कितने लोग बैठे? 543। ठीक, और सरकार में कितने लोग हैं? 72 लोग हैं। प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्रियों को मिलाकर कितने लोग हैं? 72। 72 को इसमें से घटा दो, जितने लोग बचेंगे उन लोग क्या करेंगे? लोकसभा में एक प्रस्ताव लाएंगे। इस प्रस्ताव का नाम क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि हम सरकार के कार्यों से सहमत नहीं हैं, सरकार की नीतियों से और योजनाओं से हम सहमत नहीं हैं, और सरकार को हटाने के पक्ष में मतदान करेंगे। कौन मतदान करेगा? लोकसभा के सदस्य। अगर ये पारित हो जाए तो सरकार क्या करेगी? इस्तीफा देगी, या फिर लोकसभा का विघटन करने के लिए, लोकसभा का भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देगी। अगर लोकसभा को भंग करने की सलाह दी और लोकसभा भंग हो गई तो नया चुनाव होगा। ठीक, नया चुनाव होगा। कब होगा? जब लोकसभा हो जाए भंग। जैसे लोकसभा का चुनाव 2024 में हुआ था, अगला कब होगा? 2029 में। अगर लोकसभा 2025 में या 2026 में भंग हो गई तो फिर से लोकसभा का चुनाव होगा। लोकसभा के विघटन का मतलब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त, लोकसभा का नया चुनाव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं, पूरी एनर्जी के साथ बैठना है भाई आपको क्लास में। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? विधायिका ने सरकार का गठन किया और विधायिका ने ही अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को इस्तीफा देने और लोकसभा का विघटन करने के लिए मजबूर कर दिया। यह है विधायिका की शक्ति। दूसरा, कार्यपालिका देखते हैं। कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद। ठीक, तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सेम पॉइंट, अभी जैसे मैंने बोला, राष्ट्रपति को सलाह देकर
नए जनादेश के लिए अपील कर सकती है या लोकसभा का पुनः चुनाव करवा सकती है। मतलब कार्यपालिका क्या कर रही है, लोकसभा का विघटन करा रही है, मतलब विधायिका का विघटन करा रही है। समझ में आ रहा है? ठीक। तीसरा पॉइंट, न्यायपालिका क्या करेगी। न्यायपालिका विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं संविधान के विपरीत होने पर उस कानून को क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। ठीक है, तो विधायिका न्यायपालिका भी शक्तिशाली है। ठीक। चौथा, विधायिका न्यायपालिका को या न्यायपालिका के न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकती है अगर न्यायाधीश अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। ठीक, तो उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक, जैसे आपने अभी हाल ही में न्यूज पढ़ा होगा, यशवंत वर्मा का नाम सुने आप लोग। इनके घर में करोड़ों रुपए जलने का सबूत मिला। ठीक है, नोटों के जलाए जाने का सबूत कहां से मिला, यशवंत वर्मा के घर से, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। फिर जानकारी मिलते ही इनका ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो वो जो पैसे थे जांच में पाया गया कि वो करप्शन से कमाए गए थे वो सारे पैसे, और उनको जलाने की जानकारी मिली, इसलिए इनको हटाए जाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। कहां पर लाया जा सकता है, विधायिका में, है ना। मतलब विधायिका न्यायाधीश को हटा सकती है, न्यायाधीश विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकती है, कार्यपालिका लोकसभा का विघटन करवा सकती है, विधायिका सरकार का गठन कर सकती है, सरकार को गिरा भी सकती है। मतलब सभी पर एक दूसरे का नियंत्रण बना हुआ है। इसी को क्या कहा जाता है, चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, चलो लिखो, ये मेंस में आएगा, सीजीपीएससी मेंस में। ठीक, अभी बेसिक चीजें चलेगी 2-4 दिन, उसके बाद ही हम भाग 1 शुरू करेंगे। संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग। ठीक, अभी भाग 1 शुरू नहीं हुआ है ना, आज चौथा दिन है संविधान का। चलो लिखो इसमें पहला पॉइंट, विधायिका सरकार का गठन करती है। विधायिका सरकार का गठन करती है। विधायिका सरकार का गठन करती है तथा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर विधायिका सरकार का गठन करती है तथा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे हटा भी सकती है तथा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे हटा भी सकती है। ठीक, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा लिखे, कार्यपालिका लोकसभा का विघटन कर कार्यपालिका लोकसभा का विघटन कर पुनः चुनाव के लिए जनता से अपील कर सकती है। कार्यपालिका लोकसभा का विघटन कर पुनः चुनाव के लिए जनता से अपील कर सकती है। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखे, विधायिका सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर विधायिका सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। विधायिका सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर
न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है, न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। कौन हटाएगा? विधायिका हटाएगा। कैसे हटाएगा? कदाचार, कदाचार में करप्शन आ जाएगा, भ्रष्टाचार आ जाएगा, है ना। यह असमर्थता मतलब शरीर से सक्षम नहीं है कि वो काम कर सके, उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, उसकी बुद्धि अब वैसी नहीं रही जो काम करने के लिए आवश्यक है, तो उन्हें उनके पद से हटा सकता है। कौन हटाएगा? विधायिका। किसको हटाएगा? न्यायाधीशों को। चौथा पॉइंट लिखे न्यायपालिका न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को जो संविधान के विपरीत हो, न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जो संविधान के विपरीत हो उसे निरस्त कर सकती है, उसे निरस्त कर सकती है। क्या बोल रहा हूं? क्या था साहबानो केस में? क्या था? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म। अच्छा। हम्म हम्म। अच्छा, सरकार की बहुमत थी ना उस समय। हम्म। कर सकता है, लेकिन अब जानते तो हो, बिल्कुल निरस्त कर सकता है यार। अब न्यायपालिका की मर्जी, वो करना चाहे तब तो, है ना। इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए। नहीं, डर नहीं, न्यायपालिका को लगा ही नहीं होगा कि वो संविधान के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, देखना पड़ेगा यार उस केस को, पढ़ा तो नहीं हूं मैं, देखता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? न्यायपालिका ऐसे कानूनों को निरस्त कर सकती है जो विधायिका ने बनाया है और जो संविधान के विपरीत है। संविधान के विपरीत का क्या मतलब है? जैसे आपको अभी संविधान में पढ़ाऊंगा कि आपको घूमने फिरने की आजादी है, निवास करने की आजादी, व्यापार व्यवसाय करने की आजादी है। जैसे खरसिया का लड़का बिलासपुर में आकर पढ़ाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब सरकार कानून बना दे कि भैया खरसिया के बच्चों को बिलासपुर में रहने का अधिकार नहीं है, तो मूल अधिकार का क्या हो गया? उल्लंघन हो गया। संविधान के विपरीत सरकार ने कानून बना दिया, तो उस कानून को न्यायपालिका क्या करेगी? निरस्त करेगी। समझ में आ रहा है? 4 पॉइंट लिख लिए सब? बस, तो ये याद रखिएगा, चेक एंड बैलेंस, ये सीजीपीएससी मेंस में आता है, यूपीएससी मेंस में आता है। चलिए, कुछ कुछ और आपको याद रखना है। जैसे आप पढ़ते पढ़ते कहीं पर पढ़ेंगे कि ये संवैधानिक निकाय है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दूसरा, संविधानेतर, ठीक, या असंवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानेतर या फिर गैर संवैधानिक निकाय, ठीक। इसका क्या मतलब? संवैधानिक निकाय मतलब ऐसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में हो। उल्लेख कहां पर हो? संविधान में हो, ठीक। जैसे यूपीएससी, पीएससी, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, ये सब क्या है? संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है। जैसे अनुच्छेद 315 में यूपीएससी है ना, यूपीएससी, सीजीपीएससी। इलेक्शन कमीशन 324 में है। तो जो भी विषय, जो भी टॉपिक, जो भी संस्था संविधान में लिखा हो, उन संस्थाओं को हम क्या कहेंगे? संवैधानिक निकाय, ठीक। जो संविधान में ना हो, जो संविधान के किसी भाग में ना हो, संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग। कितने अनुच्छेद है? 395।
तो जो संविधान के किसी भाग में नहीं है, जो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, किंतु जिसे संसद ने अधिनियम बनाकर पारित किया है, संसद ने अधिनियम बनाकर पारित किया है, ऐसे अधिनियमों को क्या बोलेंगे? संवैधानिक या फिर गैर संवैधानिक निकाय। जैसे मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग संविधान के किसी भी भाग में, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं लिखा है, लेकिन संसद ने अधिनियम बनाकर पारित किया है, मानव अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो ऐसी संस्थाओं को हम क्या कहेंगे? संवैधानिक या फिर गैर संवैधानिक निकाय। समझ में आ रहे हैं सबको? ठीक, चलो लिखो उसमें संवैधानिक निकाय में लिखो एक लाइन, जिसका संविधान में उल्लेख हो, जैसे यूपीएससी कॉमा निर्वाचन आयोग, जिसका उल्लेख संविधान में हो, जैसे यूपीएससी कॉमा निर्वाचन आयोग। ठीक, दूसरा लिखे संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। ठीक, इसमें लिखो नीचे लाइन से, जिसका संविधान में उल्लेख न हो, जिसका संविधान में उल्लेख न हो। ठीक, इसके अंदर पहला लिखिए संविधिक विधिक, सांविधिक विधिक वैधानिक, तीनों एक है, सांविधिक विधिक वैधानिक, सांविधिक विधिक वैधानिक। इसके अंदर लिखेंगे संसद द्वारा विधि बनाकर पारित किया हो, संसद द्वारा विधि बनाकर पारित किया हो, जैसे मानव अधिकार आयोग, जैसे मानव अधिकार आयोग। सांविधिक विधिक वैधानिक या कानूनी किसको बोलेंगे? जो संसद द्वारा विधि बनाकर पारित किया गया हो, संसद द्वारा विधि बनाकर पारित किया गया हो। उदाहरण मानव अधिकार आयोग, संसद द्वारा विधि बनाकर पारित किया गया हो, जैसे मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग। संसद द्वारा विधि बनाकर पारित किया गया जैसे मानव अधिकार आयोग। दूसरा लिखो कार्यकारी आदेश, संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय के अंदर ही कार्यकारी आदेश दूसरा पॉइंट है। इसमें लिखो कार्यपालिका या सरकार के आदेश से गठित, कार्यपालिका या सरकार के आदेश से गठित, कार्यपालिका या सरकार के आदेश से गठित, जैसे नीति आयोग, जैसे नीति आयोग, जैसे नीति आयोग। ठीक, तो नीति आयोग संविधान के किसी भाग में, किसी अनुच्छेद में नहीं है, न ही संसद ने विधि बनाकर पारित किया है, सरकार के आदेश से इसे गठित कर दिया गया है, नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति NITI। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, इकोनॉमी में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, तो ये दोनों समझ में आ रहे हैं, संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान में है, गैर संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। गैर संवैधानिक को दो भागों में बांटा जाता है, सांविधिक
जो संसद द्वारा विधि बनाकर पारित किया गया हो, अस्तित्व में लाया गया हो, जैसे मानव अधिकार आयोग, ठीक। और कार्यकारी आदेश सरकार के आदेश से उसे डायरेक्ट गठित कर दिया गया, ठीक। क्या कहलाता है? कार्यकारी आदेश कहलाता है। समझ में आ रहा है सबको? किसी कोई डाउट है तो बताइए। क्विक रिवीजन, संविधानवाद क्या है बोलते जाओ। संविधानवाद में संविधान सबसे ऊपर है, न तो राष्ट्रपति संविधान से ऊपर है, न ही प्रधानमंत्री। सबसे ऊपर कौन है? संविधान। उसके नीचे ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य सभी लोग आते हैं। सबसे ऊपर कौन है? संविधान। संविधान सरकार के 3 अंग बनाती है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और उनकी शक्तियों को सीमित करती है। सरकार मनमानी नहीं कर सकती, सरकार को संविधान में लिखे हुए के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। संविधान के अनुसार ही हमारा देश चलता है, हमारी सरकार चलती है। इसी को ही क्या कहा जाता है? संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद में सबसे पहले देखा विधि का शासन। विधि का शासन मतलब विधि सबसे ऊपर है, विधि ही शक्तियों पर सीमित करती है ना, नियंत्रण करती है। विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, ठीक। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया 1748 में, जिसके अनुसार विधायिका विधि बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और न्यायपालिका चेक करती है कि संविधान के अनुसार है या नहीं। इसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद संवैधानिक निकाय, जिसका उल्लेख संविधान में है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक, ठीक। संविधान में तो नहीं है, लेकिन संसद ने विधि बनाकर पारित किया है, संसद ने कानून बनाकर उसे लागू किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सांविधिक। और जिसे न तो संसद ने विधि बनाकर पारित किया है, न ही वो संविधान में है, ठीक। जिसे कार्यपालिका या सरकार ने आदेश से गठित किया है, जैसे नीति आयोग। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़कर आइएगा।